गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग फिर से देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? क्लास 10th के डेवलपमेंट का एक पार्ट हम लोग देखे थे। ठीक है, हम लोग देख लेंगे इसमें कि कहाँ तक देखे थे, क्या देखे थे। उसके बाद से आज फिर हम लोग शुरू करेंगे, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, चलिए। कौन सा चैप्टर अभी हम लोग कर रहे थे? डेवलपमेंट कर रहे थे। ये चैप्टर हम लोग कर रहे थे अभी डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट में हमको क्या क्या पढ़ना था ये सब तो आप देख लीजिएगा, वापस अपना बैक वीडियो जो है देख लीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स अगर नए हैं तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जा करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये आप खुद से रिवाइज कर लीजिएगा 2 मिनट। उसके बाद हम सीधा चलते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम आपको बेसिकली बताए थे कि हम लोग को कितना चीज़ पढ़ना है, 7। बेसिकली 7 पॉइंट को डिफाइन करना था, 7 कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट और होंगे, जैसे BMI, HDI, UNDP, तो ये सब भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, छूटेगा हमारा कुछ नहीं, लेकिन बेसिकली ये 7 हमको देखना था। तो पिछले पार्ट में हम लोग क्या क्या देखे थे? एक हमने देख लिया था, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। ठीक है, डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है और कैसे जो है वो अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं। दूसरा हम लोग देखे थे इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स का मतलब क्या है कि लोग डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ इनकम के साथ एसोसिएट नहीं है। इनकम के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, जैसे सिक्योरिटी, फ्रीडम, ट्रीटमेंट, और भी कई चीज़ थे उसमें, अदर फैक्टर्स बहुत सारे हैं। तो जो कि इनकम के अलावा भी, ऐसा नहीं है कि पैसा हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया तो हम पूरी तरह से डेवलप्ड हो गए। इसका एक एग्जांपल आप समझिएगा, जैसे सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरबिया वगैरह के पास क्या है, उनके पास तेल का कुआं है, तेल के बहुत सारे कुआं हैं। अब देखिए उनके पास अगर इस बिहाफ में हम सोचेंगे तो पैसे की कोई कमी नहीं है, वो तेल को पूरे दुनिया को बेच रहे हैं, पैसा तो अथाह है। लेकिन परेशानी कहाँ है, वहाँ के लोगों को फ्रीडम नहीं है। आप कभी उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ जो महिलाएं रहती हैं उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा कि उनके ऊपर परंपरा के नाम पे, ट्रेडिशन के नाम पे कितना कुछ थोपा हुआ है कि आपको ऐसे पहनना है, ऐसे रहना है, ये करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। तो क्या वो डेवलप्ड हो गया? नहीं, उसको डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। पैसा तो है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हैं। खैर, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? नेशनल डेवलपमेंट, ये भी हम लोग कर चुके थे। फोर्थ पॉइंट क्या था? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। इसमें हम लोग देखे थे कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बिहाफ में हम लोग डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको हमने पर कैपिटा इनकम वगैरह बताया था। चलिए आज हम लोग देखेंगे, बेसिकली मेरे को लगता है कि आज 2 पॉइंट हो पाएगा, 5 और 6, इनकम एंड अदर कैरेक्टेरिया और पब्लिक फैसिलिटीज। और 7वां जो है वो फिर हम लोग इसके आगे वाले क्लास में देखेंगे। वैसे देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। चलिए, यहां से हम लोग को देखना था। ठीक है, यहां से हम लोग को देखना था इनकम एंड अदर कैरेक्टेरिया से। तो जैसे डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इनकम के साथ साथ और भी कैरेक्टेरिया है जिसके बारे में पीछे भी हम थोड़ा सा चर्चा किए थे, और यहाँ पर अच्छे से उसको समझेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन सा कैरेक्टेरिया है जिसके जो ये डिसाइड करेगा कि कौन डेवलप्ड है, कितना डेवलप्ड है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम। वी फाउंड दैट, इस चीज़ को पढ़िएगा, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल सच एज सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट टू अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, इट इज इन माइंड। तो इस चीज़ को तो हम लोग शुरू से ये देखते आ रहे हैं, अभी हम 1 मिनट पहले भी इसका चर्चा किए थे कि भाई कोई भी आदमी सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचता, पैसे के अलावा और भी चीज़ें हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में, अगर याद होगा तो, कि अगर कोई बच्चा है 17-18 साल का, उसको हम 10-15 करोड़ रुपए चारों तरफ, उसके बॉडी के चारों तरफ भर दें और ले जा करके उसको मंगल ग्रह पे छोड़ दें,
क्या वो अपने आप को खुश समझेगा? क्या वो अपने आप को डेवलप्ड समझेगा? नहीं समझेगा, क्योंकि उसके पास पैसा तो होगा, लेकिन पैसा जो है वो इंसान की हर जरूरत पूरी कर देगी, ये संभव नहीं है। हालांकि अभी लोगों के मुंह से सुनते होंगे कहते हुए पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन आगे हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा के अलावा भी बहुत कुछ है, जो कि आपके लाइफ स्टाइल, आपके रहन सहन, आपके सारी चीजों को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। चलिए, ये पॉइंट क्लियर होगा। वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट टू अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम etc इन माइंड। मतलब क्या है, पब्लिक काम करती है तो पब्लिक ऐसा नहीं सोचती है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमको सिर्फ पैसा बहुत हो जाए। वो पैसा के साथ साथ क्या ढूंढता है? सिक्योरिटी ढूंढता है। ठीक है, ऐसा है ना, पैसा हम ऑफिस में बहुत कमा लिए और पता चले वहां से घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारे पास सिक्योरिटी ही नहीं है, बीच में ही कहीं पैसा और हम दोनों रह गए, क्या फायदा उस पैसे का? क्या फायदा वो पैसा कमा करके जो पैसा हम ला ही नहीं पाए? ठीक है, तो क्या है? सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट टू अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? आप डिस्क्रिमिनेशन जानते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब ऐसा नहीं है कि ऑफिस में या काम करने वाले जगह पे या घर में कहीं भी आपको जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या किसी और चीज़ के हिसाब से, किसी और चीज़ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो ये कोई भी पसंद नहीं करता। लोग इक्वली ट्रीटमेंट चाहते हैं। और फ्रीडम, फ्रीडम चाहते हैं। फ्रीडम का मतलब उनको आज़ादी होना चाहिए। और आज़ादी का मतलब कैसा आज़ादी? भाई हमको काम करने की आज़ादी हो, अपने बोलने की आज़ादी हो, अपना जो मतलब अपना व्यू आइडिया को प्रकट करने का आज़ादी हो, यही सब चाहिए। और क्या आज़ादी चाहिए? ठीक है, आगे देखिए और क्या चाहिए? प्लस द सेम अप्लाइज फॉर द नेशन ऑल्सो। अब देखो एक चीज आप बताइए कि यही चीज जो है, यही चीज, कौन सा चीज? ये तो हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, तो एक इंडिविजुअल के साथ साथ ये चीज जो है, अब देखो अगर कोई देश है, अगर उस देश का हर एक व्यक्ति खुशहाल होगा, हर एक व्यक्ति डेवलप्ड होगा, तो वो देश ऐसे ही डेवलप्ड हो जाएगा। अगर हमारा देश डेवलप्ड है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां का हर व्यक्ति डेवलप्ड हो, लेकिन अगर यहां का हर व्यक्ति डेवलप्ड हो गया तो ऑटोमेटिक हमारा देश क्या हो जाएगा? डेवलप्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब यहां लिखा है टेबल 1.13 और टेबल 1.14। चलिए हम लोग टेबल पे चलते हैं। ये आपके बुक का ही टेबल है, एनसीईआरटी के हिसाब से। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखिएगा टेबल 1.3 को और टेबल 1.4 को। अब टेबल 1.3 को जरा हम लोग देख ले, कहाँ है टेबल 1.3? चलिए इसको देखने की कोशिश कीजिए। भाई आप इस टेबल में एक चीज देखिएगा, एक चीज देखने की कोशिश कीजिएगा। इस टेबल में क्या है? पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्टेड स्टेट्स। ठीक, हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं 2-3 स्टेट का, उसके हिसाब से समझेंगे कि पैसा किसके पास कितना ज़्यादा है, और फिर आगे एक टेबल आएगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि पैसा तो इनके पास ज़्यादा था, फिर भी ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे। तो ये इस चीज़ को प्रूफ करेगा कि हायर इनकम कैन नॉट शो बेटर डेवलपमेंट। ठीक है, इनकम का हायर हो जाना ये नहीं शो करता है कि हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ और भी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा। जो वहां आप हेडिंग में देख रहे थे ना, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो इनकम के साथ साथ और भी चीजें आएंगी। इनकम के साथ साथ और भी चीजें आएंगी जो इस चीज को बताएगा कि भाई आप कितना डेवलप्ड हैं। तो चलिए इस टेबल के हिसाब से, और ये टेबल कोई हम अपने मर्जी से नहीं बनाए हैं, आप अपने बुक में देखिएगा टेबल 1.3 सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, देखिए स्टेट हरियाणा का पर कैपिटा इनकम देख लीजिए 2015-16 के हिसाब से रुपीज में कितना है? 1,62,034। केरला का 1,40,190 और बिहार का 31,454। अब एक बात बताओ,
इस टेबल के हिसाब से तो यही समझ में आता है, अगर सिर्फ हम इनकम को बेस मानते, इनकम को, पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, पर व्यक्ति आय की बात हो रही है, तो अगर इनकम के हिसाब से हम डेवलप्ड मानेंगे तो कैसे कैसे रैंक मिलेगा भाई? हरियाणा को 1 नंबर मिल जाएगा, केरला को 2 नंबर मिलेगा और बिहार को 3 नंबर मिलेगा। हरियाणा को 1 नंबर मिलेगा, केरला को 2 नंबर मिलेगा और बिहार को 3 नंबर मिलेगा। क्लियर है? लेकिन जब आप टेबल 1.4 देखिएगा तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि मामला गड़बड़ है। मामला क्या है? गड़बड़ है। ये पूरा उलटफेर हो जाएगा। ठीक है, अब टेबल 1.4 देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है छोटा छोटा सा, उसको समझ लेंगे कि वो क्या है, तब जाकर के हम लोग टेबल 1.4 देखेंगे, तब बेटर समझ में आएगा कि भाई क्या है। क्लियर है ना चीज? चलिए वापस से हम लोग उस पेज पे चलते हैं। देखिए यहां तक क्लियर था, इनकम एंड अदर कैरेक्टेरिया ये देख लिए थे हम लोग, ये भी देख लिए थे, यहां तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक इसमें आपको दिख रहा होगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR। अब देखो ये 2-3 टॉपिक जो है ये मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही पार्ट बनेगा और ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही पार्ट बनेगा। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिखने में बहुत छोटा सा है, एक लाइन में समझ में आ जाएगा, लेकिन ये आपके ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का पार्ट बनेगा। ध्यान से सुनिएगा ये क्या है। देखिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या है? इन्फेंट का मतलब होता है छोटा बच्चा, बच्चा। ठीक है, इन्फेंट का मतलब बच्चा, मोर्टालिटी का मतलब होता है मृत्यु और रेट का मतलब हो गया दर, छोटे बच्चे का मृत्यु दर। समझ रहे हैं? छोटे बच्चे का मृत्यु दर, बड़ा अच्छा से हम इसको समझाए हैं यहां, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। क्या है भाई? नवजात शिशु की मृत्यु दर। देखिए हम लिखे हैं नवजात शिशु की मृत्यु दर, नवजात मतलब नया जन्मा हुआ, शिशु मतलब बच्चा, और उसका मृत्यु दर किसका इसमें कैलकुलेट होता है भाई? किसका कैलकुलेट होगा? बिफोर 1 ईयर कंप्लीशन। देखो जो बच्चा 1 साल भी अपना, मतलब आप ऐसे नॉर्मल समझो कि अगर कोई बच्चा 1 साल भी अपना बर्थडे कंप्लीट नहीं, एक बर्थडे भी कंप्लीट नहीं कर पाता है, मतलब वो पूरी तरह से 1 साल का भी नहीं होता है, उस पर ये डाटा कैलकुलेट होती है। मतलब कितने बच्चे 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही डेथ कर जा रहे हैं, कितनों की मृत्यु जो है वो 1 साल कंप्लीट होने से पहले हो जा रही है। क्लियर है? और तीसरा और बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको कैलकुलेट हम लोग किस चीज पे करते हैं? 1000 लाइव बॉर्न चाइल्ड। अब देखो जैसे आपको कहा जाता है ना परसेंटेज कैलकुलेट करो, तो भाई परसेंटेज आप कितने पे? 100 पे कैलकुलेट करते हैं। सेक्स रेशियो कैलकुलेट कीजिए, मतलब कितने मेल पे कितने फीमेल हैं, तो आप 1000 पे कैलकुलेट करते हैं। तो उसी तरह से ये जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी है ना, ये 1000 पे कैलकुलेट होता है। कितने पे कैलकुलेट होगा? 1000 पे कैलकुलेट होगा। क्लियर है या कोई दिक्कत? ये भी जो है वो 1000, मतलब हमारी सरकार या जो भी सर्वे करने वाली टीम है, सर्वे करने वाली कमेटी है, वो पर 1000 बच्चे को काउंट करेगी और तब जाके बताएगी, पर 1000 बच्चे को काउंट करेगी और तब जाके बताएगी कि भाई मोर्टालिटी रेट क्या है। अब एक सवाल ये उठता है कि देखो मोर्टालिटी रेट मान लो कहीं का है 24, कहीं का है 44, कौन सा बेटर हुआ? बेटर हुआ 24 वाला। 24 कहने का ये मतलब है कि वहां 1000 में 24 बच्चे का डेथ हो रहा है। 44 कहने का ये मतलब है कि वहां 1000 में 44 बच्चे का डेथ हो जा रहा है 1 साल कंप्लीट करने से पहले। तो इसका मतलब बेटर कौन हुआ? जहां कम बच्चे की मृत्यु हो रही है। चलिए यहां तक इतना क्लियर है। अब इसमें सबसे जो मेन लाइन है वो इसको देखेंगे आप, लाइव चिल्ड्रेन दिख रहा है, लाइव चिल्ड्रन बॉर्न। इसका मतलब अगर कोई बच्चा मां के गर्भ से ही, मतलब जन्म से पहले ही जिसकी मृत्यु हो गई है, वो काउंट नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। समझ रहे हैं? अगर हम 1000 बच्चों को काउंट करते हैं तो वो बच्चा इसमें काउंट नहीं होगा जिसकी मृत्यु जन्म से पहले मां के गर्भ में हो गई है।
इट मीन्स दैट मात्र वो बच्चे कैलकुलेट होंगे इसमें जिनका जन्म हो गया है और वो 1 साल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं या कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हम देखेंगे कितने बच्चे और कितने मृत्यु को प्राप्त हुए। चलिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमारे हिसाब से आपको क्लियर होगा। आगे 11th क्लास में 12th क्लास में इसका मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है कि 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब हमारी स्थिति क्या थी और अभी हमारी स्थिति क्या है। उस वक्त हमारी स्थिति थी 250 के अप्रॉक्स, मतलब 1000 बच्चा अगर जन्म लेता था तो उसमें से 250 बच्चे के आसपास की मृत्यु हो जाती थी। अभी ये गिर के आया है 40 के अराउंड, ठीक है ना। तो खैर ये डाटा आपको नहीं पढ़ना है और डाटा को लेकर के ज़्यादा पैनिक भी नहीं होइएगा, डाटा बार बार चेंज होता रहेगा। आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट लिखने के लिए देता है आप इस पे लिख सकें। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिटरेसी रेट। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। देखिए, लिटरेसी रेट का मतलब आप समझिए, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन एबव 7 ईयर ऑफ एज। प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन एबव 7 ईयर ऑफ, मतलब इसमें देखो हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं किसका? पढ़े हुए लोगों का। किसके साथ? अपने होल पॉपुलेशन के साथ। नहीं समझे? अगर मान लो हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार की बात कर रहे हैं तो क्यों? अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार का पूरा पॉपुलेशन लेंगे और देखेंगे कि इसमें से कितना परसेंट लोग पढ़ा लिखा है। अगर भारत की बात करेंगे तो उसका कंप्लीट पॉपुलेशन लेंगे और उसमें से हम ये देखेंगे कि इसमें से कितना परसेंट लोग पढ़ा लिखा है। अब बात ये आती है कि आप पढ़ा लिखा किसको मानते हैं, आपका बेंचमार्क क्या है और आप कैलकुलेट किनको करते हैं। तो पहला चीज आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि 7 साल से ऊपर के बच्चों को काउंट किया जाता है, 7 साल से नीचे वाले को काउंट नहीं किया जाता है। आप देखते होंगे स्कूल पर पीठ पर भारी भारी बैग लेकर के जो बच्चे जा रहे हैं ना बड़े बड़े स्कूल में, उनको काउंट नहीं किया जाता इस लिटरेसी रेट में। लिटरेसी रेट में किनको काउंट किया जाता है? 7 साल से ऊपर के बच्चों को। हमने यहां लिख भी दिया है, देखिएगा यहां। और उनको लिटरेट उनको माना जाता है जिनको पढ़ना आता हो, लिखना आता हो। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो, देखिए इस नाम से ही बहुत कुछ क्लियर होगा। नेट का मतलब, नेट और ग्रॉस में अंतर क्या है? ग्रॉस जो है अपने अंदर बहुत सारी चीजों को रखता है, नेट का मतलब एडजस्ट, ठीक। अटेंडेंस रेशियो कुछ भी अलग नहीं है। आप स्कूल जाते हैं, अटेंडेंस बनता है ना। स्कूल गए तो अटेंडेंस बनता है, कितने दिन प्रेजेंट और कितने दिन एब्सेंट। वही अटेंडेंस यहां भी है, वही सारा कुछ यहां भी है। देखिए, एज ग्रुप ऑफ 14 to 15 ईयर, स्कूल अटेंडिंग ऑफ सेम एज ग्रुप। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि हम ये कैलकुलेट करते हैं। देखो ये डाटा भी है ना जो 14 से 15 साल लिखा हुआ है, ये भी कई बार आपको फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी जो एनसीईआरटी कहती है 2017 से 20 के हिसाब से वो 14 से 15 ईयर है, इसलिए मैं आपको 14 से 15 ईयर ही बता रहा हूं। ये कह रहा है एज ग्रुप ऑफ 14 to 15 ईयर। कहने का ये मतलब है आप पूरे उन बच्चों का कैलकुलेट कीजिए जिनका एज 14 से 15 साल हो गया है और उसमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, वही है आपका अटेंडेंस रेशियो। चलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए हम देखते हैं कि हमारे स्टेट में 2 लाख बच्चे या 5 लाख बच्चे, ठीक है। हमारे स्टेट में कितने? 5 लाख बच्चे जो हैं वो 14 से 15 एज ग्रुप में है। क्लियर है? और इसमें से 2 लाख बच्चा ही स्कूल जा रहा है। 2 लाख बच्चे का ही अटेंडेंस मिल पा रहा है मेरे को, मतलब 2 लाख बच्चा ही स्कूल जा रहा है। तो ठीक है, अटेंडेंस रेशियो आप देखेंगे 2:5, मतलब टोटल 5 है, उसमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं? 2। क्लियर है या कोई दिक्कत? चलिए अब देखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए पीछे। इनकम एंड अदर कैरेक्टेरिया में ये सब आप लोग समझ गए होंगे, टेबल 1.
1.3 हमने आपको दिखाया था, टेबल 1.4 अभी हम समझाएंगे। उसके पहले इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आप समझ गए, लिटरेसी रेट समझ गए और नेट अटेंडेंस रेशियो समझ गए। ठीक है, अब एक बार हम चलते हैं कहाँ, टेबल 1.4 की ओर। चलिए, टेबल 1.4 देखिए यहां ध्यान से। टेबल 1.4 में आपको क्या नजर आ रहा होगा, बड़ा ध्यान से देखना इसको। देखो, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब सवाल ये उठता है कि सर आप 1.4 दिखाने से पहले उधर क्यों ले गए पीछे? उधर इसलिए ले गए थे कि देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा होगा ना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। अगर ये हम नहीं बताए होते, नहीं समझाए होते, आप कहां से ये टेबल देख पाइएगा? इसलिए पहले वो बताना जरूरी था, फिर वापस से टेबल पे आना जरूरी था। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या है, अभी जो पिछला, एक मिनट इसको फिर से देखिए, देख लीजिए एक बार। देखिए हरियाणा का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा था, नंबर 1 ये, केरला 2 और बिहार 3। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टेबल 1.4 में कि स्थिति क्या बनती है। यहां हम लोग इस चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं कि इनकम के अलावा और भी चीजें हैं जो ये बताएंगी कि भाई डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, और डेवलपमेंट के लिए इनकम के साथ साथ और क्या क्या एसोसिएट्स है। ठीक है, अब देखो हरियाणा में जो है, हरियाणा में मोर्टालिटी रेट क्या है, 33। कितना है, 33। जबकि केरला में 10 और बिहार में 38। इसको समझिए, इसका मतलब यह है कि 1000 बच्चा में हरियाणा में 33 बच्चे का डेथ हो जाता है एक बर्थडे कंप्लीट करने से पहले। केरला में 10 बच्चे का मात्र डेथ होता है, और बिहार में कितने बच्चों का डेथ होता है, 38 बच्चे का डेथ होता है। तो वहां आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जब डाटा 1.3 को देखिएगा, टेबल 1.3 को देखिएगा, तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कौन हो रहा था, एक नंबर पे कौन आ रहा था, हरियाणा। लेकिन यहां का हालत देख लीजिए, हरियाणा की स्थिति अच्छी है क्या, नहीं, केरला बेहतर है। फिर देखते हैं लिटरेसी रेट पे चलते हैं, तो देखिए लिटरेसी रेट भी हरियाणा जो है वो 82 है। लिटरेसी रेट क्या है, 100 में यहां 82 लोग जैसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जबकि केरला में देखो, केरला को देखो ना 94 है। तो इनकम तो वहां ज्यादा था, लेकिन पढ़े लिखे लोग कहां जाते हैं, हरियाणा में या केरला में, केरला में। और बिहार का तो कहना ही नहीं है, 62 है। वहां पर कैपिटा इनकम भी नीचे था, और यहां मोर्टालिटी रेट भी हाई है, और लिटरेसी रेट भी लो है। तो बिहार की बात हम क्या करें? देखो ऐसा है ना कि बिहार की पॉलिटिक्स बड़ा गंदा है, और यहां का पब्लिक का तो पूछो ही मत। यहां एक बड़ा, मतलब एक कहावत है, बड़ा फिट बैठता है यहां, कि जीजा भले गलत चुन लेंगे लेकिन नेता गलत नहीं चुनेंगे। ये बिहारी लोग ऐसा मानते हैं कि हम जीजा गलत चुन लेंगे लेकिन नेता गलत नहीं चुनेंगे। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे आप देखते होंगे ना, इलेक्शन का जब माहौल आता है तो नेता सब अलग मंडली, अलग इलेक्शन का मतलब रैली कर रहा है, और जनता अलग रैली कर रही है। जिस चाय के दुकान पे जाइए, जहां जाइए, किसी टपोरी पे जाइए, मतलब 50 लोग बैठे हुए हैं, उनका अलग अलग निर्णय निकल के आएगा। मतलब यहां के लोग ना इंडिविजुअल निर्णय ले ही नहीं सकते हैं। कहने का यह बात हुआ कि जो वो इलेक्शन कमीशन कहता है ना, या अपना जो संविधान कहता है कि आप अपने मत का प्रयोग कीजिए, उनका ये मां बहन कर दिए। ये क्या करेंगे, फलना किसको दे रहा है, चिलना किसको वोट दे रहा है, हम भी उसी को देंगे। और वो तो अलग बात हो गई, हमने अपने याद में कभी महिलाओं को अपने मर्जी से वोट देते नहीं देखा। आप देखे होंगे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन हमने नहीं देखा कभी। हम तो यही सुनते हैं, हाँ घर से उनको ये वोट दे रहे हैं तो भाई इनको ही देना है। नतीजा ये होता है कि जो सरकार हमारे यहां आती है वो 15 साल राज करती है, चाहे लालू जी की सरकार रही हो, चाहे नीतीश जी की सरकार रही हो, और हालत तब भी वही था, हालत आज भी वही है। समझ रहे हैं? तो जीजा गलत चुन लेंगे लेकिन नेता गलत नहीं चुनेंगे, ऐसा इनको लगता है। लेकिन हमारे हिसाब से नेता यहाँ के लोग सही नहीं चुन पाते। अगर नेता सही चुन पाते तो क्या यार, पूरा हर स्टेट कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा है। आपके यहाँ मोर्टालिटी रेट देख लीजिए कितना है, लिटरेसी रेट भी देख लीजिए कितने का फर्क है, और अटेंडेंस भी देख लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी की डाटा है ये, ठीक है। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं, देखिएगा क्या कुछ है।
चलिए, तो हमारा कहना यह था कि देखिए, अगर सिर्फ हम इनकम का बात करते तो हरियाणा सबसे ऊपर था, केरला दूसरे पे था और बिहार तीसरे पे था। लेकिन अगर अपार्ट फ्रॉम इनकम बाकी चीज़ों को भी हम देखना शुरू करेंगे, तब क्या होगा, हरियाणा जो है वो दूसरे पे चला जाएगा, केरला पहले पे चला जाएगा। केरला कहाँ चला जाएगा, पहले पे चला जाएगा, हरियाणा दूसरे पे चला जाएगा, और बिहार तो अपने जगह पे है। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये हमने आपको पहले बता दिया, यहाँ मैं रिपीट नहीं करूँगा, वो जो हमारे नोट्स में लिखा हुआ आपको दिख रहा था, सारी चीज़ें लिखी हुई। लिटरेसी रेट पहले ही बता दिया हमने, और नेट अटेंडेंस रेशियो भी आपको बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं वापस से। चलिए, अब यहां फिर से एक बार देख लीजिए, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहां देखिए, ये चारों तो पहले के वीडियो में ही कंप्लीट था, पांचवा भी हो गया। छठा हम लोग चलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज में। ठीक है, अब पब्लिक फैसिलिटीज को देखिए थोड़ा, कि पब्लिक फैसिलिटीज से आप क्या समझते हैं। देखिए, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। कहने का यह मतलब है कि आजकल आप, पहले भी मैं कहा हूं और फिर कह रहा हूं, कि आजकल आप कहते हुए सुनते होंगे लोगों से कि अगर भाई पैसा है तो सब कुछ है। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि नहीं है, आप क्या मानते हैं? हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। और एक रिसेंट एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। इसका चेहरा याद है? इसका चेहरा याद है? अभी भूले तो नहीं होंगे। कौन? कोरोना। इसने टच करने से पहले यह नहीं पूछा था कि आप पैसे वाले हैं कि पैसा वाला नहीं है। जो मिला सबको देखते गया। ठीक है, तो यही चीज यहां बताया जा रहा है, यही चीज यहां बताया जा रहा है। क्या भाई? कि मनी इन योर पैकेट, इसको देखिएगा, मनी इन योर पैकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। आपकी जिंदगी अच्छी गुजरे, आपको अच्छे से रहना है, आपका लाइफ अच्छा हो, इसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पैकेट में सिर्फ पैसा ही है तो वो सारी चीजें जरूरत पूरी की जा सकती है। मतलब पैसा जो है वो कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, चलिए, जैसे दो एग्जाम्पल यहां हम बताए हैं आपको। एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट कहने का यह मतलब है कि भाई पैसा तो बहुत है, जैसे दिल्ली वालों के पास सुनते होंगे, मुंबई वालों के पास सुनते होंगे कि भाई वहां पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसे वाले, एक एक लोग हैं जिसके पास कई गाड़ियां हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं। ठीक है, अगर मतलब वहां के लोगों के पास ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं कि हम लोग इधर आ जाए तो लोग देखने के लिए लाइन लगा दे, भाई कौन सा गाड़ी आ गया। लेकिन हालत ये देखिए, वहां के लोगों को फार्म हाउस चाहिए होता है। तो क्यों भाई? जब हम उनके यहां फॉग हो जाता है ना, तब वो वहां जाके रहेंगे। तो पैसा तो आपके पास था, लेकिन क्या आप पॉल्यूशन से बच पाए पैसे के दम पे? क्या पैसे ने आपको पॉल्यूशन से बचा लिया? नहीं बचाया। दूसरा एग्जांपल है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब देखो, द डिजीज लाइक कोविड-19, इस तरह के डिजीज से आपको पैसा नहीं बचा पाया। हाँ, आपकी स्थिति बेहतर हो सके, ये हुआ कि भाई गरीब लोग घर में मर गए, आप हॉस्पिटल तक पहुंचे, लेकिन अगर बात की जाए आपको डिजीज होने का, वो पैसा नहीं बचा पाया। और जहां तक हमको याद है, जहां तक हमको वो सिचुएशन हम रिकॉल करते हैं, तो पैसे वाले ही ज्यादा घसीटे गए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटी, तो देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटी में क्या आता है
फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। अब एक बात बताओ, पब्लिक फैसिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को पर्सनल अफोर्ड कर सके। एक छोटा सा एग्जांपल बताइए, एक छोटा सा बात बता रहा हूं, आप कितने भी पैसे वाले रहें, क्या आप रेलवे लाइन भी बिछवा सकते हैं अपने घर से लेकर के स्टेशन तक भी पॉसिबल है? नहीं है। तो पब्लिक फैसिलिटीज का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे, सबसे अच्छा रास्ता भी होना चाहिए और सबसे सस्ता भी होना चाहिए, इज टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। इज टू प्रोवाइड क्या, इस लाइन पर गौर करना, इज टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। इज टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज क्या, कलेक्टिवली, मतलब समूह में सब लोग मिल करके और किसी सुविधा का फायदा उठा रहे हैं जो कि बेस्ट वे है और चीपेस्ट है, तब जाकर के उसको क्या कहा जाता है, पब्लिक फैसिलिटी। ठीक है, आपके पास 5 लाख का मोटर बाइक है, वो पब्लिक फैसिलिटी है क्या? नहीं है। लेकिन जो क्राउड ट्रेन से मूव कर रही है, दैट इज पब्लिक फैसिलिटी। क्लियर है? आप घर में 10 अरब लगवा करके एक हॉस्पिटल खुलवा लीजिए अपने घर में अपने लिए, दैट इज नॉट पब्लिक फैसिलिटी। लेकिन आपके यहां जो सदर अस्पताल होते हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं, या और भी जो सरकारी अस्पताल होते हैं, दैट इज पब्लिक फैसिलिटी, क्योंकि वहां चीजें सस्ती मिलती है, सभी को मिलती है। और ये अलग बात है अच्छा हो या ना हो, लेकिन ऑन द पेपर क्या है, अच्छा तो करना ही है ना उसको। मतलब कहा तो यही जाता ना कि अच्छी सुविधा मिल रही है। ठीक है, चलिए इसमें आप एग्जाम्पल के तो देख लीजिए, सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। सिक्योरिटी ये बताया गया है कि अगर एक अपार्टमेंट है, ठीक है, एक अपार्टमेंट है और वहां पे मान लो 50 फ्लैट है, तो एक चीज बताओ, अगर 50 फ्लैट वाले अपना अपना पर्सनल अगर गार्ड रखेंगे, अपना अपना क्या करें, पर्सनल गार्ड रखेंगे, तो पर्सनल गार्ड रखने में आपको वो पब्लिक फैसिलिटी तो है नहीं, कॉस्ट भी आपको ज्यादा पड़ेगा, चीप तो होगा नहीं। लेकिन तो क्या करते हैं कि सारे अपार्टमेंट मतलब 50 फ्लैट वाले मिल करके गेट पे एक गार्ड लगा देते हैं। ठीक है, तो चीप भी हो गया और सही तरीका भी है, और वो सुविधा किसको मिलेगा, सबको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2, with the increase in public facility other criteria also enhanced। ठीक है, अब क्या होता है कि पब्लिक फैसिलिटी इंक्रीज करना है, तो उसमें हम क्या क्या चीजों को देखते हैं। यहां देखिए हमने लिखा है विद द इंक्रीज इन पब्लिक फैसिलिटी अदर क्राइटेरिया ऑल्सो इनहेंस्ड। अदर क्राइटेरिया मतलब क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन। पब्लिक फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट साइड से बात किया जाए तो क्या है, बेसिकली हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर आपके यहाँ का हेल्थ और एजुकेशन सही हो गया, और एक तीसरा क्या है, इनकम, अगर वो सही हो गया तो ऑटोमेटिक जो है ना आपका लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, सारा कुछ बेहतर हो जाएगा, सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। क्लियर है? और इसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट। अगर हेल्थ, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, सारा चीज अगर सही आ गया, कंबाइंड सारा चीज जो है वो कंबाइंड रूप से अगर सही हो गया, सब कुछ सही हो गया, तब जाकर के उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन चलने के लिए रोड नहीं है, आप डेवलप्ड नहीं कहे जाएंगे। क्लियर है? पैसा बहुत है, खाने के लिए आटा नहीं है, पैसा खाइएगा। पैसा बहुत है लेकिन आपको पहनने के लिए कपड़ा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब आई थिंक इतने एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आ गया होगा कि भाई किस कंडीशन को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है आपका केरला। केरला को हमने अभी आपको दिखाया था ना, देखिए यहां एक बार फिर से दिखाते हैं। यहां देख लीजिए केरला का हालत, ये दूसरे नंबर पर है। हरियाणा का कितना है, 1,62,034 पर कैपिटा इनकम, लेकिन केरला है 140 ही है, 140 190 ही है। लेकिन उसके बाद अगर इस डाटा में चलते हैं तो केरला को मिलाइए ना, कहाँ कितना फर्क है हरियाणा और केरला में, कितना फर्क है हरियाणा और केरला में, यहाँ भी कितना फर्क है हरियाणा और केरला में। तो इस हिसाब से
ज़्यादा डेवलप्ड कौन हुआ? केरला हुआ। कम डेवलप्ड कौन हुआ? कम डेवलप्ड कौन हुआ? हरियाणा हुआ। मतलब अगर इन तीनों की बात करें तो पहला केरला, दूसरा हरियाणा और तीसरा बिहार हुआ। चलिए वापस से चलते हैं हम, ठीक है। चलिए अब क्या है, आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं रहने देंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आने वाले क्लासेस में इसका 2 क्लास और होगा, ठीक, डेवलपमेंट का 2 क्लास और होगा। 2 क्लास में क्या क्या होगा? एक तो आपका पॉइंट नंबर 7 बच रहा है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक, और 2 टॉपिक ऐसा है जो आपके बुक में अंडर ब्रैकेट है, डब्बे के अंदर डाला हुआ है। बहुत से स्टूडेंट उसको छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन मेरा विश्वास मानिएगा 5 बार एग्जाम होता है, उसमें से 4 बार क्वेश्चन वहां से होता है। वो 2 टॉपिक है आपका बीएमआई और एचडीआई। बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, और एचडीआई क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो जो हमारा ये डेवलपमेंट का एक क्लास पहले हुआ था, दूसरा क्लास ये है, और डेवलपमेंट के तीसरे क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे तीसरे क्लास में? तीसरे क्लास में हम लोग देखेंगे एचडीआई, बीएमआई और जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो। उसके बाद एक क्लास इसका और होगा डेवलपमेंट का, जिसमें हम लोग इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ये उनको मैं बता दे रहा हूं, ये सेकंड क्लास है, ठीक है। तो पहला क्लास का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।